इस इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नया विषय वस्तु लेके उपस्थित हैं और वो है मराठा राज्य एवं संघ। मराठा राज्य और संघ के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। मराठा राज्य का उत्थान कैसे होता है, मराठा साम्राज्य कैसे जन्म लेता है और फिर संघ कैसे बनता है, इसके पीछे क्या क्या रीजन रहते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, इन सभी कारणों पर हम चर्चा करेंगे, इन सभी कारणों पर हम बातें करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो मराठा राज्य कहने से तात्पर्य है जिस राज्य को शिवाजी ने स्थापित किया था, और संघ कहने का तात्पर्य है जो वही मराठा संघ है, होलकर के रूप में, गायकवाड़ के रूप में, सिंधिया के रूप में और पेशवा के रूप में बढ़ जाता है, उसे संघ नाम दिया जाता है। अब इसे मराठों के उत्थान के बारे में हम बातें करते हैं। मराठों के उत्थान के कारण क्या क्या थे। मराठों के उत्थान का सबसे पहला कारण था महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति थी वो काफ़ी उबड़ खाबड़ थी। उबड़ खाबड़ कहने का मतलब कि पर्वत पठारी का क्षेत्र था। वहाँ पर एक मराठा को साधारण सा भी काम करने के लिए लंबा सफ़र करना पड़ता था। पानी का अभाव था, कृषि का अभाव था, जिसके कारण पानी लाने के लिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एक मराठा को जाना पड़ता था। और इस उबड़ खाबड़ भौगोलिक स्थिति ने उन्हें मेहनती बनाया, उन्हें परिश्रमी बनाया, एक लड़ाकू प्रवृत्ति से बनाने का कार्य किया, लड़ाकू प्रवृत्ति का बनाने का कार्य किया। क्योंकि यहाँ पर जो उसकी भौगोलिक स्थिति थी उसके अनुसार एक मराठा को शारीरिक श्रम बहुत अधिक करना पड़ता था। एक जीविकोपार्जन के लिए शारीरिक श्रम बहुत अधिक करना पड़ता था। तो इसी कारण मराठों में एक लड़ाकू प्रवृत्ति का जन्म हुआ, मराठों में एक लड़ाकू प्रवृत्ति ने जन्म लिया। महादेव गोविंद रनाडे ने एक पुस्तक लिखी मराठों पर, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, सेक्रेटरीज ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, राइज ऑफ द मराठा पावर। और इस राइज ऑफ द मराठा पावर में उन्होंने मराठों के भौगोलिक स्थिति को जिम्मेदार माना मराठा राज्य स्थापित करने में, मराठा संघ स्थापित करने में। यहाँ पर हम बातें करें दूसरा जो कारण था मराठा राज्य के उत्थान का, और वो था औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। औरंगजेब ने जो हिंदुओं के साथ कट्टरता की नीति अपना लिया था, इस दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने का जो सपना देख रखा था, उसके कारण भी मराठे आशंकित हुए और मराठे संगठित होने का काम किया। मराठों को संगठित करने में, मराठों को यूनाइट करने में औरंगजेब ने बड़ी भूमिका निभाई। और इसी के प्रत्युत्तर स्वरूप मराठे संगठित हुए और उसमें एक नेतृत्वकर्ता शिवाजी जैसा पर्सनालिटी मिला, शिवाजी जैसा व्यक्तित्व मिला। दूसरा हम देखें और वो है भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में मराठों के बीच भक्ति आंदोलन सूत्रपात करने का श्रेय ज्ञानदेव को जाता है। 4 वहाँ पे प्रमुख संत हैं। संतों का कभी कभी हायरची पूछ लेता है, क्रम भी पूछ लेता है। तो उसमें सबसे पहले संत है जिनका नाम है ज्ञानदेव, दूसरा नाम है एकनाथ, तीसरा नाम है तुकाराम और चौथा है रामदास। यहाँ पर देखा जाए तो ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम के द्वारा भी वहाँ पे भक्ति का प्रसार किया गया। उन्होंने विठोबा के पूजा को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। विठोबा के पूजा को उन्होंने लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। शिवाजी के समकालीन समर्थ गुरु रामदास हुए। समर्थ गुरु रामदास का प्रभाव सबसे अधिक शिवाजी पर पड़ा।
शिवाजी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया, धार्मिक गुरु बनाया, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसे आनंद भुवन कहा जाता है। और उस आनंद भुवन में मराठों को संगठित करने की जानकारी मिलती है, शिवाजी के व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है, और कैसे महाराष्ट्र में एक तरह से धर्म का प्रचार हुआ, धर्म का सूत्रपात हुआ, उसकी भी जानकारी मिलती है। आगे हम कारणों पे बात कर लें तो अगला कारण है, और वो है दक्षिण भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति। दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति भी मराठों के उत्थान में सहायक रही। वहाँ पे देखा जाए जितने भी मुस्लिम राज्य थे वो मराठों से द्वंद्व युद्ध लड़ा करते थे। मराठों के साथ उनका संघर्ष बना हुआ था। मराठा अपने स्वराज को स्थापित करने में लगे थे, मुस्लिम उस स्वराज को छीनने में लगे थे, जिसके कारण देखा जाए तो यहाँ पे एक निर्णायक स्थिति बना दक्षिण भारत की स्थिति, और जिसके कारण उन मुस्लिम राज्यों से लड़ने के लिए मराठों को संगठित होना पड़ा। निजाम से, दक्षिण भारत में बीजापुर से, इन सब राज्यों से लड़ने के लिए मराठों को संगठित होना पड़ा। आगे हम बात कर लें अगले कारण पर, तो वो है शिवाजी का व्यक्तित्व। जो शिवाजी का चमत्कारी व्यक्तित्व था वो मराठों में क्रांति ला दिया, मराठों में एक क्रांति लाने काम किया। मराठों को ऐसा लगने लगा कि शिवाजी एक ईश्वर के अवतार हैं, क्योंकि शिवाजी निरंतर देखा जाए तो दक्षिण भारत से, मुगलों से, बीजापुर से लगातार किलों को छीनते जा रहे थे, लगातार किलों पर अपना अधिकार जताते जा रहे थे। अफजल खां को पराजित किया, उसके बाद देखा जाए तो शाइस्ता खां को पराजित किया, सूरत को लूटा। एक तरह से शिवाजी का जो व्यक्तित्व था वो पूरे महाराष्ट्र में एक नेतृत्व के लिए जागृत हुआ, और पूरे मराठा शिवाजी के नेतृत्व में संगठित हो गए। जितने भी मराठा थे वो सब ने शिवाजी को एक्सेप्ट किया, शिवाजी पर अपना विश्वास जताया। उन पर ये लगा कि यही हमारे स्वतंत्रता के लिए निर्धारक हो सकते हैं, निर्णायक हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने शिवाजी को अपनाने पर बल दिया। शिवाजी का व्यक्तित्व के बाद हम देखें मुगल साम्राज्य से दूरी। यहाँ पे अंतिम पॉइंट पे चर्चा कर लें तो मराठा राज्य लगभग 2000 किलोमीटर के दूरी पर स्थित था। दिल्ली से उसकी दूरी काफ़ी अधिक थी, इसीलिए वहाँ पे आसान नहीं था मराठों पर नियंत्रण लगाना। यहाँ से राजधानी से दूरी होने के कारण औरंगजेब उन पर नियंत्रण नहीं लगा पाया और एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना। तो ये हमने चर्चा किया मराठों के उत्थान के कारणों पर, जो प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, कहीं पर भी जीएस के मेंस में, पीसीएस, जे, पीओ, कहीं पर भी मेंस में पूछा जा सकता है। आगे हम बातें करते हैं, और वो बातें करते हैं शिवाजी के बारे में, क्योंकि मराठा में शिवाजी का व्यक्तित्व ही सबसे निर्धारक है। शिवाजी के बारे में बातें कर लेते हैं। शिवाजी का जन्म 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, और शिवनेरी दुर्ग में जन्म लेने के कारण ही शिवनेरी देवी के नाम पर ही इनका नाम शिवाजी रखा गया। इनके माता का नाम जीजाबाई था, पिता का नाम शाहजी भोसले था। शाहजी भोसले था। इनके पिता देखा जाए तो बीजापुर सरदार के यहाँ एक तरह से जमींदार के रूप में थे, और पूना की जागीर इन्हें प्राप्त हुई थी। इनके पिता शाहजी भोसले ने कई शादियाँ किया था, जिसके कारण शिवाजी का बचपन दादा कोणदेव के पास बीता। दादा कोणदेव शाहजी भोसले के मित्र थे और पूना के जागीर की देख रेख करते थे, इसीलिए शिवाजी अपने माँ के साथ पूना चले आए और दादा कोणदेव के संरक्षण में ही इनका जीवन व्यतीत हुआ। आगे हम बात करें तो
शिवाजी के ऊपर उनके गुरु स्वामी समर्थ गुरु रामदास का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। समर्थ गुरु रामदास ने इन्हें स्वतंत्रता की पाठ पढ़ाई, इन्हें धर्म का पाठ पढ़ाया और इस तरह शिवाजी का राजनीतिक उत्थान हुआ। शिवाजी ने अब एक एक करके मराठा राज्य को जीतने लगे, किला पर अधिकार करना शुरू कर दिए। 1643 ईस्वी में शिवाजी ने पहला किला जीता, जिसे सिंहगढ़ का किला कहा जाता है। सिंहगढ़ के किला को इन्होंने जीतने का काम किया। 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरण के किला को जीता। 1647 ईस्वी में इन्होंने कोंडाना के किला को जीता। 1647 में चाकन भी जीता। 1654 में पुरंदर जीता और 1656 में इन्होंने जावली जीता। 1656 में ही इन्होंने जुन्नार को भी जीता। पहली बार शिवाजी और औरंगजेब का मुकाबला 1657 ईस्वी में हुआ। जावली के किला पर अधिकार को लेकर ही मुकाबला शुरू हो गया और जब मुकाबला हुआ तो यहाँ पर देखा जाए, शिवाजी ने देखा कि औरंगजेब काफ़ी शक्तिशाली है, क्योंकि उस समय औरंगजेब दक्षिण भारत का सूबेदार हुआ करता था। शक्तिशाली है, इसलिए शिवाजी ने युद्ध क्षेत्र से अपने आप को पीछे हटा लिया और औरंगजेब को उत्तराधिकार में युद्ध में भाग लेने के लिए आगरा आना पड़ा। अपने भाइयों से गृह युद्ध लड़ने लगा, जिसके कारण शिवाजी को पुनः एक मौका मिल गया और शिवाजी ने मराठों को उत्थान के तरफ ले जाने का काम किया। यहाँ पर देखा जाए, जब शिवाजी का व्यक्तित्व बढ़ता जा रहा था, शिवाजी के राज्य बढ़ते जा रहे थे, किलों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो ऐसे समय में बीजापुर का जो प्रमुख सरदार था, जो सर्वे सर्वा वही था जिसका नाम था अफजल खां। अफजल खां ने सोचा कि शिवाजी को खत्म करना ही दक्षिण भारत के लिए आवश्यक है। अगर शिवाजी को खत्म कर दिया जाए तो दक्षिण भारत में पुनः मुस्लिमों का राज्य स्थापित हो सकता है, मुस्लिम राज्य वापस आ सकता है। ऐसे समय में देखा जाए तो अफजल खां का एक क्वेश्चन लोअर में आ चुका है कि अफजल खां का मूल नाम क्या था। अफजल खां का मूल नाम था अब्दुल्ला भत्तारी। अब्दुल्ला भत्तारी इसका मूल नाम था। ये कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है कि अफजल खां का मूल नाम क्या था। अब्दुल्ला भत्तारी था। आगे हम बातें करें, 1659 ईस्वी में अफजल खां ने अपना राजदूत बनाकर कृष्णजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा। उसके मनसा में कुछ और था। वो धोखे से शिवाजी की हत्या करना चाहता था, शिवाजी को निहत्थे बुलाना चाहता था और हत्या करना चाहता था। कृष्णजी भास्कर जब शिवाजी से मिलने पहुँचे, उन्होंने अफजल खां के जितने भी विचार थे, उन सभी धोखेबाजी विचार को उन्होंने शिवाजी से बता दिया। शिवाजी को यह भी पता था, क्योंकि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले कहा करते थे कि अफजल खां मनुष्य नहीं विषैला सर्प है, विषैला सर्प है। यहाँ पर देखा जाए तो अब कृष्णजी भास्कर से ही शिवाजी ने संदेश भेजा कि वे महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ के जंगल में मिलना चाहते हैं और निशस्त्र आएंगे और किसी तरह के शस्त्र लेके नहीं आएंगे। शिवाजी ने धूर्तता का जवाब धूर्तता से देना मुनासिब समझा और उन्होंने प्रतापगढ़ के जंगल में पहले से ही मराठा सेना को छिपा दिया और उन्होंने कवच पहना और कवच के ऊपर से वस्त्र पहना
और उसी कवच में एक कटार को छुपा लिया और शिवाजी अफजल खां से मिलने जंगल में पहुंच गए। इधर शिवाजी को निहत्थे बुलाया गया था, उधर से अफजल खां सशस्त्र आया और अपने साथ ईरान का प्रसिद्ध तलवारबाज सैयद बांदा को भी लेके आया। सैयद बांदा को भी लेके आया। शिवाजी थोड़ा सा भी परेशान नहीं हुआ। उन्हें पता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है, उनको सबको पता था, इसीलिए वो थोड़ा सा भी परेशान नहीं हुए। अफजल खां ने उन्हें गले लगाया। शिवाजी की हाइट 5 फीट 7 इंच थी, अफजल खां की हाइट लगभग 6 फीट 3 इंच थी। गले लगाया और गले लगाने के पश्चात अफजल खां ने शिवाजी को कटार भोंक दिया, लेकिन जो कवच पहना था शिवाजी ने, वो उससे सहायता मिली और कवच ने शिवाजी के प्राण की रक्षा किया और शिवाजी ने अपना कटार निकाल के और अफजल खां को भोंक दिया। मराठा सेना उस जंगल में जो छुपी हुई थी वो बीजापुर के सेना के ऊपर टूट पड़ी और पूरा प्रतापगढ़ का जंगल रक्त से रंजित हो गया, खून से लथपथ हो गया। और यहाँ पर अफजल खां प्रसिद्ध तलवारबाज सैयद बांदा भी मारा गया। अफजल खां पर विजय पाने के पश्चात शिवाजी की पूरे महाराष्ट्र में जयकार होने लगी। शिवाजी को एक चमत्कारी व्यक्तित्व मान लिया गया। शिवाजी कुछ भी कर सकते हैं, उनके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया जा सकता है। ये मराठा जनता जान गई और इसी कारण देखा जाए तो अब औरंगजेब भी सशंकित हो गया, क्योंकि औरंगजेब 1659 ईस्वी तक अपने सभी भाइयों की हत्या करके मुगल बादशाह पूर्ण रूप से बन चुका था। अब अफजल खां के मरने के पश्चात महाराष्ट्र के अधिकतर भूभागों पर शिवाजी का कब्जा हो गया और उनकी सीमा कर्नाटक तक फैल गई, इधर हैदराबाद तक फैल गई, जिसके कारण देखा जाए तो औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को 1660 ईस्वी में शिवाजी पर नियंत्रण लगाने के लिए भेजने का कार्य किया। शाइस्ता खां पूना पहुंचा, महाराष्ट्र पहुंचा और शिवाजी को कई युद्धों में पराजित करने का भी कार्य किया। शिवाजी से कई किलों को छीन लिया। अंततोगत्वा जब शिवाजी ने देखा कि बरसात का महीना आ चुका है और शाइस्ता खां अपने पूना के महल में रंगारंग कार्यक्रम में व्यस्त है, 1663 ईस्वी में शिवाजी ने फैसला किया कि शाइस्ता खां को उसके महल में घुसकर ही उसके भाषा में जवाब दिया जाएगा, घुसकर उसके भाषा में जवाब दिया जाएगा। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पर 1663 में पूना के महल में रात्रि 12 बजे चंद घुड़सवारों के साथ शिवाजी ने प्रवेश कर लिया। मुगल खेमा भी सोया हुआ था, रंगारंग कार्यक्रम देख के थका हुआ था और ऐसे मौके पर वो शस्त्र तक नहीं उठा पाए और शिवाजी ने शाइस्ता खां के ऊपर वार किया। शाइस्ता खां के हाथ की उंगली कट गई वार से। शाइस्ता खां भागने में सफल रहा, लेकिन शाइस्ता खां का पुत्र इस आक्रमण में मारा गया। इस आक्रमण में मारा गया और एक तरह से जो मुगल अजेय माने जाते थे उन पर ये शिवाजी का विजय पूरे महाराष्ट्र में एक और संजीवनी का काम किया, शिवाजी को और उठाने में मदद किया। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूटा और सूरत में प्रथम लूट शिवाजी ने कब किया? 1664 ईस्वी में किया। यहाँ पे अत्यंत क्रोधित हुआ औरंगजेब और उसने अपने मामा को वापस बुला लिया, ये कहते हुए कि मामा तुमने नाक कटा दिया।
और वापस बुला लिया, और वापस बुलाने के पश्चात उसे असम भेज दिया। एक शिवाजी सूरत को जब लूटा तो वहाँ पे केवल मुग़लों को क्षति पहुँचाया, वहीं पर अंग्रेज़ों को, पुर्तगालियों को क्षति पहुँचाने का काम नहीं किया, जिसके कारण औरंगजेब नाराज़ हुआ और उसने फैसला किया कि लोहे को लोहा ही काट सकता है, लोहे को लोहा ही काट सकता है। इसीलिए आमेर के कछवाहा राजपूत जय सिंह को शिवाजी के दमन के लिए भेजा। शिवाजी गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे, छापामार युद्ध लड़ते थे, इसीलिए जय सिंह ने सोचा कि शिवाजी के भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। इसीलिए जब शिवाजी 1665 ईस्वी में पुरंदर के किला में विश्राम कर रहे थे, उसी समय जय सिंह ने चारों तरफ से पुरंदर के किला को घेर लिया, जून 1665, और घेरने के पश्चात एक तरह से अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। 3000 शिवाजी के अंगरक्षक थे, और उसमें तोकीजीराव मोहिते, बापूजी रे खंडकारे, ये तमाम जो अंगरक्षक थे, सेनानायक थे, उसमें मारे गए। 3000 मराठे मारे गए। अब शिवाजी के पास कोई विकल्प नहीं था, और एक संधि किया गया जिससे पुरंदर की संधि के नाम से इतिहास में जाना जाता है। 1665 में जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर के किला के अंदर एक संधि हुई, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। और इससे पुरंदर की संधि में देखा जाए तो शिवाजी के पास जो 35 किला था, उस 35 किला में से 23 किला मुग़लों को दे दिया गया, 12 किला पर केवल शिवाजी का अधिकार रहा। दूसरा नंबर, 5000 के मनसबदारी के पद पर शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुग़ल दरबार में भेज दिया गया। और इस तरह तीसरा बिंदु रखा गया कि शिवाजी माफ़ी मांगने स्वयं आगरा जाएंगे। 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा पहुंच गए औरंगजेब से मिलने। औरंगजेब ने इन्हें 5000 के मनसबदारी के लाइन में ही खड़ा कर दिया, और जिसके कारण शिवाजी आग बबूला हो गए। खरा खोटी औरंगजेब को दरबार में ही सुनाने लगे, जिसके कारण औरंगजेब नाराज हुआ, और नाराज होने के पश्चात शिवाजी को उठा के कैद खाने में बंद कर दिया। शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। यहाँ पर जय सिंह ने ये वादा किया था कि किसी तरह का कोई खतरा होगा तो शिवाजी को बचाने का कार्य किया जाएगा, बचाने का कार्य आगरा में किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जय सिंह जब दक्षिण भारत से वापस आ रहे थे तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उन्हें बचाएगा कौन? इसीलिए जो जय सिंह का पुत्र राम सिंह था, उसने अपने पिता के दिए गए वादे को पूरा करने का काम किया। शिवाजी का एक हमशक्ल ढूंढा गया जिसे हीरोजी फरजंद कहा जाता है। हीरोजी फरजंद बिल्कुल शिवाजी का हमशक्ल था। हीरोजी फरजंद देखा जाए तो शिवाजी का हमशक्ल था। हीरोजी फरजंद और राम सिंह ने हीरोजी फरजंद को शिवाजी का वस्त्र और आभूषण पहना के जयपुर भवन में लिटा दिया, और शिवाजी को फलों के टोकरी में बैठाकर बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के पश्चात शिवाजी मथुरा होते हुए पुनः अपने पूना चले गए, और पूना जाने के पश्चात वहाँ पर एक एक करके मुग़लों से अपना किला जो 23 किला दिया था उसको जीतना शुरू कर दिया। इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे औरंगजेब को मजबूर होकर शिवाजी को छत्रपति और राजा की उपाधि से विभूषित करना पड़ा। कई बार पूछा जाता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो उसका एक लाइन आंसर है, और वो है औरंगजेब ने दिया था। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई, और 1674 ईस्वी में शिवाजी ने वहीं पर काशी के प्रसिद्ध विद्वान
गागभट्ट के द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। लेकिन वहाँ पर कुछ दिनों के पश्चात ही उनके माँ की मृत्यु हो गई, और माँ की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसे उन्होंने अशुभ माना और पुनः निश्चलपुरी गोसाई जो तांत्रिक थे, उसी तांत्रिक पद्धति से उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। और एक तरह से देखा जाए तो शिवाजी ने एक छत्र राज्य की स्थापना कर लिया, मराठा स्वराज की स्थापना कर लिया। 1680 ईस्वी में अधिक बुखार लगने के कारण शिवाजी की मृत्यु हो गई। एक सवाल है कि शिवाजी के मृत्यु के साथ ही उनकी एक पत्नी सती भी हुई थी। शिवाजी के साथ कौन सी पत्नी सती हुई थी, ये प्री में पूछा जाता है, तो इसका आंसर है पुतुलबाई। जो 7वीं पत्नी थी पुतुलबाई, वही सती हुई थी। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सब्सक्राइब कराएं, और किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे 8707 83 51 99 पर संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद।